हेलो दोस्तों, आज मेरे सामने बैठी हुई हैं मिस आद्या। और मिस आद्या मेरे पास 10th में आई थी एंड शी वाज द टॉपर ऑफ दैट बैच। और वो अपने स्कूल्स में भी टॉपर थी। शी गॉट मोर देन 98% मार्क्स एंड शी हैज़ क्वालिफाइड her 12th examination this year, and she has given many competition examinations for a seat in engineering. और आज मैं इसी के लिए आपसे बात करने आया हूँ कि टॉपर्स के हर कोई इंटरव्यू देखना चाहता है, और मैं आपके सामने ऐसी ही एक टॉपर लेकर के आया हूँ, एंड दैट इज मिस आद्या। तो आद्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। अच्छा आद्या, आप बताइए कि इस बार आपने इंट्रेंस का एग्जामिनेशन दिया और मुझे पता चला कि इस बार आईआईटी जो आपका ड्रीम था, इस बार कुछ मार्क्स से आप रह गई। हाँ, कैसा लगा पहले जब आपको अब रिजल्ट आया, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। तो जिस दिन मेरा मेंस का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था उस दिन 2 अटेम्प्ट थे। तो पहले वाले में तो काफ़ी कम रहा स्कोर, तो आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं करके गई थी। बट देन 2 महीने बाद जब पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट किया तो आई गॉट अ डिसेंट रैंक ऑफ 71,000। ओके। देन उसके बाद एडवांस मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, तो 1 महीने के गैप में मैंने जितना प्रिपेयर किया, तो हाँ, मैं कुछ अराउंड 8-10 मार्क्स से रह गई थी। बट ओके। हाँ, तो मेरे को काफ़ी बुरा तो लगा था क्योंकि आईआईटी सबका ड्रीम होता है, ओके। जो सबका पूरा नहीं भी होता है। तो इस केस में मेरे को काफ़ी बुरा लगा था जब रिजल्ट आया था। अच्छा, जब आपके जी का रिजल्ट आया तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया होगा आपसे, रिलेटिव्स का एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया होगा, एंड यू हैड बिकम दैट मीन्स अ माउथ नेम इन योर नेबरहुड। उसमें कैसा लग रहा था आपको? मेरा तो ऊपर से ये और डबल प्रेशर था कि मैं ड्रॉप ईयर था मेरा। ओके। तो उस केस में ऑब्वियसली मैंने लास्ट ईयर से बहुत इम्प्रूव किया था, अराउंड 2 लाख का जंप मार दिया था मैंने डायरेक्टली। यस। तो ऑब्वियसली सबकी एक्सपेक्टेशंस थी, बट एडवांस को लेके मैं कभी श्योर थी नहीं क्योंकि कभी प्रिपेयर नहीं किया, हमेशा मीन्स पे ओरिएंटेड थी। ओके। तो पेरेंट्स हैप्पी थे रिजल्ट को देख के, बट हाँ, इतना था कि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो काफ़ी इम्पॉसिबल था। तो फिर मैंने और एग्जाम्स की तैयारी करी, जैसे बिट सैट हो गया, वीआईटी वगैरह, ओके। एंड इसमें मैंने अच्छा स्कोर किया। अच्छा आद्या, आपने बोला कि आपने एडवांस की कभी तैयारी नहीं हाँ। की, क्यों? इसके पीछे कुछ रीजन रहा? नहीं, एक्चुअली 11-12 तो मेरा नहीं था कभी कंपटीशन बेस्ड वाला। ओके। बट जब ड्रॉप ईयर का मेरे को वो लिमिटेड 5-6 अमाउंट टाइम मिला, तो उस केस में मेरे पास इतना ही था कि मैं सिर्फ मेंस कर पाऊँ, वो भी एक अच्छे लेवल पे तो नहीं हुआ, बट मैं एक डिसेंट स्कोर कर पाऊँ, वो बस मेंस तक ही कर पाई थी मैं। एडवांस पे वो टाइम नहीं हो पाया मैनेज। ओके। अच्छा आद्या, आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या मेंस और एडवांस दोनों को साथ साथ प्रिपेयर करनी चाहिए? जब बच्चे 11th में आता है नया नया, तो उसके लिए बहुत टफ रहता है क्योंकि हम सब एक 10th के हैप्पी फेज से आते हैं कि एग्जैक्टली। E इक्वल्स टू MC स्क्वायर बस एक इक्वेशन होती है, बट उसके पीछे जो जो स्टोरी होती है वो किसी को नहीं पता होती। तो उस केस में 11th में बहुत बेस लेवल लेके चलना चाहिए, कभी खुद को बर्डन नहीं करना चाहिए, तो कुछ समझ नहीं आएगा। बट जैसे आप एक अच्छा स्कोर करने लगो मॉक वगैरह में मेंस के, तब एडवांस को थोड़ा थोड़ा टच करना चाहिए क्योंकि एडवांस बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस वाला गेम है, वो ऐसे 1 महीने या 2 हफ्ते की प्रैक्टिस में नहीं होता। नहीं होता। तो उसमें जब आप 11th के पूरे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेते हो ना, तब जाके आप एडवांस के तरफ जंप करो, नहीं तो एकदम जंप करोगे तो आप ना मेंस के रह जाओगे ना एडवांस हो पाएगा। वाओ, वेरी गुड। देखिए बच्चों, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, जो सक्सेसफुल होता है उसकी बातों को ध्यान रखिए। बहुत अच्छी बात बताई आद्या ने कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो पहले आप अपने फोकस करो मेंस को, कॉन्सेप्ट पे मेनली। कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, देन यू शुड जंप फॉर द एडवांस। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है ना साथ साथ करने की कोशिश करते हैं। वो बेसिकली या तो आप बहुत अच्छे कोचिंग में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो टीचर्स आपको अल्टीमेटली टॉपर्स बैच में डाल देते हैं। तो वहाँ पे वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है कि एडवांस टफ है तो वो करता है, बट एक बेसिक एवरेज बच्चा जो नॉर्मल स्कोर कर रहा है उसके लिए बहुत टफ हो जाता है एडवांस को एकदम से पकड़ना। Okay. बट एडवांस के केस में ये होता है कि जैसे मेंस में तो तुक्के भी काम आ जाते हैं कहीं ना कहीं, बट एडवांस के केस में हमें बहुत बारीक डिटेल्स पे जाना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, फिर जैसे वर्कबुक होती है इसमें लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन करो, Yes.
फिर आगे जाके आप लेवल 3 लेवल 4 एडवांस वाले उस पे जाओ, पहले Okay. अच्छे लेवल से शुरू करना चाहिए। यानी अपना बेस पहले बेस मजबूत पहले करो। करना चाहिए। ओके, वेरी। अच्छा आद्या, आपने 11th-12th के लिए आपने कैसे तैयारी की? आपका पहले शुरू से ही ड्रीम था कि मुझे इंजीनियरिंग ही जाना है? मेरे को 11th में आके मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी कि मेरे को पता हो आईआईटी कैसा है, एनआईटी कैसा है, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो 11th मेरे लिए बहुत नया था एंड वो जैसे सबके लिए टफ रहता है, नहीं आते सबके मार्क्स, मेरे भी नहीं आए थे। मैं आई गेस 80% स्कोर कर पाई थी बस 11th Okay. में भी। 80% इज क्वाइट हाई। 11th में मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चों के मार्क्स 60, 65, 70 मैं तक में आके अराउंड रुक 80 जाते तक, हैं। मतलब Okay. आई वाज अ किड जो 95 प्लस रहती थी हमेशा, वो Yes. एकदम से 80 पर आई थी, तो मेरे लिए वो जंप थोड़ा था डाउन। Okay. तो उस केस में 11 जैसे जैसे हुआ, बट मेरे कॉन्सेप्ट उस टाइम क्लियर नहीं थे, वही चीज। Okay. फिर 12th में आके बहुत दिक्कत होती है Okay. क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमें 11th में है और 12th उसका एडवांस फॉर्म एक तरीके से अगर मैं कहूँ। जैसे मैथ्स की बात करूँ तो कैलकुलस का थोड़ा पार्ट वहीं शुरू हो जाता है, लिमिट्स वगैरह। Yes. अगर वही चीज क्लियर नहीं है तो फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत आने लगती है। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है और एक पेस बन जाता है 2 साल तक के लिए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ जाती है। तो मेरा क्वाइट टफ था 11th-12th, बट ड्रॉप ईयर जब लिया तो उसके बाद स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू किया था सब, तो इसलिए हो पाया था थोड़ा बहुत। अच्छा, जब आपने ड्रॉप ईयर लिया कि नहीं मुझे आईआईटी के लिए एक साल ड्रॉप लेनी है, तो पेरेंट्स ने आपको एक बार में आपके डिसीजन को एक्सेप्ट किया या दे हैड सम रिजर्वेशंस? स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा कन्विंस करना पड़ा कि हाँ मैं कर लूंगी, बट एट लास्ट वो हैप्पीली मान गए थे कि चल ठीक है तो एक बार ड्रॉप लेके ट्राई कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, और तो कुछ लॉस नहीं होना हमारा भी। तो उन्होंने हैप्पीली प्रूव करा था, तब जाके मैंने ड्रॉप ले लिया था। यानी पेरेंट्स योर सपोर्टेड। अच्छा, Exactly. आपके फ्रेंड्स लोगों का क्या था कि जब उनको पता चला कि आद्या इज टेकिंग अ ड्रॉप ईयर फॉर द आईआईटी, देन उनका कुछ मेरे बता सकते हैं आप? कुछ फ्रेंड्स थे जो खुद ड्रॉप ईयर में आ रहे थे, तो दे वर सपोर्ट इन दैट केस। Okay. कुछ थे जो एडमिशन ले चुके थे, बट दे वर इन अ वेरी डिसेंट प्राइवेट कॉलेज, तो अगर वो मेरे को बोलते भी कि तू क्या ही कर रही है लेके, तो मेरे को शायद फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। अच्छा आद्या, आप दैट इज ओके, इट्स हैपेंस। आपकी आईआईटी में ठीक है, आपका ड्रीम था, आईआईटी आपका थोड़ा सा से आपका रह गया। उसके बाद फिर भी आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा। आपने उसके बाद और क्या क्या एडमिशन के लिए क्या क्या? स्टार्टिंग के 1-2 दिन रिजल्ट के बाद तो मेरा भी मन नहीं था कुछ करने का, बट उसके नेक्स्ट एक वीक में मेरा बिट्स का एग्जाम होना था। अच्छा, बिट्स पिलाने की बिट्स पिलाने का एग्जाम होना था, तो मैंने फिर उसके लिए तैयारी करी, वही रिवीजन वगैरह, मॉक वगैरह दिए। ओके। देन बिट्स के केस में होता है कि जिस दिन आप एग्जाम देते हो, सबमिट करते आपका स्कोर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके। एंड मेरे केस में था कि बिट्स में भी 2 अटेम्प्ट थे, पहला वाला नहीं हुआ था अच्छा, Okay. दूसरा वाला एडवांस के बाद था जब रिजल्ट वगैरह आ चुका था। Okay. ऑलरेडी सब डिप्रेशन में थे क्योंकि नहीं हुआ था काफी बच्चों का। एग्जैक्टली। तो बिट्स का जैसे वो स्कोर रिफ्लेक्ट हुआ, तब आई वाज हैप्पी कि ओके हो जाएगा एडमिशन इसमें। ओके। एंड मेरे लिए बिट्स एंड आईआईटी वाज इक्विवेलेंट। नहीं, ऐसे भी इक्विवेलेंट ही हैं दोनों। हाँ, एग्जैक्टली। कि मैंने कहा चल आईआईटी नहीं हो, एटलीस्ट मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन तो है बिट्स, तो आई वाज हैप्पी तब से। उसके बाद से नहीं लगा। वाओ। तो बीट्स में आप जब दे रहे थे एग्जाम, तो आपको लगता है कि उसमें आईआईटी का प्रेशर आपके माइंड से हट चुका था, इसीलिए आप अच्छा स्कोर कर पाए? हट चुका। और बीट्स पिलाने में आप एक अच्छा स्कोर हट चुका था मेरे दिमाग से उस टाइम तक। मैंने कहा अब उस प्रेशर की वजह से मैं बिट्स खराब नहीं कर सकती। Exactly. नहीं तो कुछ भी नहीं रह जाएगा इन हैंड, एंड ड्रॉप एक ईयर एक फेस की तरह कंसिडर होने लग जाएगा। इन दैट केस मैंने, बट हाँ थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है कि यार लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद तो कुछ नहीं है मेरे पास अब, तो इसलिए अच्छा हो अच्छा, पाया। बीट्स पिलानी ही क्यों चुना आपने आद्या? और भी जैसे आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन बीट्स के बारे में, बीट्स में और कुछ पॉजिटिव चीजें आपने देखी? बिट्स मेरे को हमेशा से बहुत अच्छा लगा, एक तो उसका स्टार्टअप कल्चर, उसके Wow. प्लेसमेंट्स, उसके प्रोफेसर्स काफी अच्छे हैं। लाइक करिकुलम वो यूके करिकुलम फॉलो करते हैं, तो Yes. एट पार वो बेस्ट करिकुलम माना जाता है। Yes. तो इसलिए मेरा हमेशा से बिट्स जाना एक इक्वली सपना था जितना आईआईटी जाना था। Wow. ऐसे भी मैंने देखा है अक्सर, हाँ, कि जो आईआईटीएन होते हैं या तो आईआईटी के लिए होते हैं और या तो फिर वो बिट्स पिलानी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि दैट मीन्स दोनों का करीब करीब करिकुलम भी सेम है और दोनों का रेपुटेशन भी करीब करीब ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो एक ही जैसा। काफी बच्चे हैं ऐसे जो
ऑल इंडिया रैंक 2-3 हज़ार लाते हैं एडवांस में, Yes. स्टिल वो बिट्स में आ जाते वो हैं। बिट्स में आते हैं, यस दे प्रेफर आईआईटी टू छोड़ देते हैं एक्चुअली, लोअर ब्रांच छोड़ के आईआईटी की वो Exactly. बिट्स आना प्रेफर करते हैं, Prefer काफी बच्चे होते हैं ऐसे। ओके। अच्छा आद्या, बीट्स के बारे में शायद जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि बीट्स में एडमिशन मिलने के बाद फी उसका थोड़ा सा मैंने सुना है कि हायर लेवल है। काफी हाई आपने रहता पता है, किया है उसके फी के बारे में? काफी हाई रहता है। अगर हम आईआईटी या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करें बहुत हाई रहते हैं इन दैट केस, बट एक इन्वेस्टमेंट है वो। वेरी गुड। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न भी मिलता है। वाओ। काफी बच्चे हैं जो 25-30 लाख किसी ऐसी प्राइवेट कॉलेज में लगा देते हैं, बट उन्हें रिटर्न में वो 8-10 का पैकेज मिलता है जो एग्जैक्टली। कभी वर्थ इट नहीं रहा, प्लस उसका कोई नाम भी नहीं है। बट अगर आप बिट्स में इन्वेस्ट करके निकलते हो तो एटलीस्ट आप एक बिट्सियन तो हो, आपके पास एक Wow. टैग है बिट्स का, वाओ। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे जाके। और मुझे लगता है ऐसे प्रोफेशनल्स डिग्री में टैग, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का टैग जो है हमारे करियर में चार चांद, जो हम लोग बोलते हैं चार चांद लगा देता है। काफी, अगर आप ऐसे टीचिंग फील्ड में भी देखो कि अगर मैं किसी कोचिंग में जा रही हूँ, मेरे को पता चले कि मेरा टीचर आईआईटीएन है, तो एक रिस्पेक्ट और एक स्टूडेंट का उन पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। यस। इसी जगह अगर मैं बोल दूं कि मेरा टीचर किसी ऐसी प्राइवेट कॉलेज का था, तो मेरे को भी लगेगा कि क्या ये मेरे को सही में पढ़ा पाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो डाउट आ जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है अगर आपके पास एक टैग होता है। वाओ। अच्छा आद्या, अपनी फैमिली के बारे में कुछ जरा बताएंगे आप? सो बेसिकली मेरा एक यंगर ब्रदर है एंड मम्मा पापा एंड दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं कभी कभी। ओके। तो पापा प्राइवेट जॉब में वर्क करते हैं, मम्मा हाउस वाइफ है। एंड मेरा भाई खुद अभी 11th की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है डमी से। तो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड सबका काफी सपोर्टिव है इस केस मैं में। एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आद्या वाज द टॉपर जब ये 10th में थी मेरे पास में अपने बैच की, और इसका ब्रदर ओजस भी 10th में मेरे पास में था, एंड ओजस वाज आल्सो वन ऑफ द टॉपर्स, दैट इज ही हैज गॉट 95 प्लस परसेंटेज मार्क्स इन हिज क्लास 10th एग्जामिनेशन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आद्या और इसका ब्रदर दोनों टॉपर्स रहे हैं हमेशा, एंड देयर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ देम। अच्छा, पेरेंट्स का हमेशा, अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बताइए आप लोग अपने लाइफ में। मतलब फादर का कंट्रीब्यूशन तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, वो शायद शो नहीं करता कभी, बट ये जितना भी कोचिंग एक्सपेंसेस और जो भी एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हमारे उसमें आता है, लाइक चाहे वो छोटा से छोटा मोटा क्यों ना हो, बट वो सारा फादर के कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो शायद कभी शो नहीं करते इस चीज को, Wow. बट वी एज किड्स हमने हमेशा वो चीज रिकॉग्नाइज करी है, चाहे वो मैं हूँ या मेरा भाई। तो हमें भी लगता है कि जैसी वी गेट अ डिसेंट जॉब, अब हमें करना फैमिली के लिए है सबसे पहले। Wow. खुद पे बाद में, बट पहले फैमिली पे करेंगे। एंड मम्मा का तो कंट्रीब्यूशन क्या ही बताना, पापा तो ऑफिस चल जाते हैं, बट घर में जो टोक टोक के पढ़ाना और ये सब बिठाना कि भाई जाके पढ़ ले, वो उस टाइम पे हो सकता है बुरा लगता होगा हमें भी कि यार क्या टोके जा रही हैं बार बार, पर वो हमारे फ्यूचर के लिए होता है। तो उसके उसमें मम्मा का कंट्रीब्यूशन तो है ही काफी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताइए आद्या, आज के प्रेजेंट जनरेशन में ये जो मोबाइल जो है ये डिस्ट्रैक्शन का एक सोर्स बन चुका है, और अगर मैं कहूँ तो इंफॉर्मेशन का भी सोर्स बन चुका है। आज हम लोग जो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मैं अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो आप जब तैयारी कर रहे थे आईआईटी के लिए, बिट्स पिलानी के लिए, तो आपका भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था मोबाइल से? और अगर हो रहा था तो आपने कैसे इसको कंट्रोल किया? 11-12 तो काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि उस टाइम कोविड हो गया था, लॉकडाउन, सब घर पे थे। ओह माय गॉड, यस यस। आप हाँ, तो उस मेरे period में yes. लॉकडाउन पीरियड था, तो उस टाइम पे मोबाइल फोन तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। शायद कहीं ना कहीं उस रीजन से डाउन हो गए, सबके रिजल्ट्स डाउन हुए थे। Yes. बट जब ड्रॉप ईयर लिया था तो उस टाइम पे मेरा फोन का लिमिट यूसेज बहुत कम हो गया था। मैं आधे से ज्यादा टाइम अपना कोचिंग में स्पेंड करती थी। Okay. क्लासेस के बाद भी मैं वहाँ स्टे बैक करके पढ़ती थी, रात को घर आती थी आराम से। Wow. एंड रात को फिर अपना थोड़ा टाइम पास वगैरह करने के बाद फिर मैं रात को, मेरा एक्चुअली शेड्यूल होता था रात को पढ़ने वाला, मैं सुबह पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं थी। Okay. मैं 12 बजे के बाद पढ़ने बैठती थी रात को। हम्म। तो उस टाइम पे मेरा फोन यूसेज बहुत कम हो गया था, लाइक 2-3 घंटे का स्क्रीन टाइम रहता था बस, वो भी कभी गूगल चला लिया या किसी चीज के लिए। तो मेरा स्क्रीन उस टाइम बहुत कम हो गया था, फोन टाइम। Okay. अच्छा आद्या, अपने कुछ जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, क्या आपको लगता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ में? काफी इम्पोर्टेंट रहता है ये चीज, क्योंकि
उस टाइम पे जब मैं किसी से बात करती थी तो मेरे पास कुछ 3-4 फ्रेंड्स थे जिन पे मैं मैसेज करके जिनसे मैं बात करना चाहती थी। ओके, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक लगने लगती जब वो बोलते हैं कि अभी भी नहीं हुआ ये वो। ओके, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स बहुत सिलेक्टेड हो तो बहुत अच्छा रहता है एंड जो सपोर्टिव हो, ये नहीं कि तू मिलने नहीं आ रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। मेरे केस में फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव रहे, चाहे वो कोचिंग के थे या फिर स्कूल फ्रेंड्स जो पुराने थे, वो बहुत सपोर्टिव थे। ओके, वाओ! अच्छा आद्या और बताइए कि आपने बताया कि दैट मीन्स यू बिलॉन्ग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड योर फादर इज़ द ओनली दैट मीन्स द अर्निंग पर्सन इन योर फैमिली। और ऐसे में जब फैमिली में 2 बच्चे हो, दोनों बच्चे टैलेंटेड हो, इतने टॉपर्स में हो, तो उस फादर की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती होगी, है ना? क्योंकि जब टॉपर्स होते हैं तो उनके सपने भी बड़े-बड़े होते हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंगली खर्च भी वो डिमांड करते हैं। तो फादर को कभी आपने प्रेशर में देखा या फादर दैट मीन्स कि कैसे अपने फादर के बारे में कुछ बताइए कि दैट मीन्स ओके, कैसे? सो फादर को मैंने ऐसे प्रेशर में देखा पर वो यूजुअली टेंशन में रहते हैं कि इसका, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, अगले 2 साल बाद मेरे भाई का होने वाला है। ओके, तो वो टेंशन रहता है कि कैसे मैनेज होगी सारी चीज़ें, बट वो हमारे ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं करते हैं। वो वाओ! मेहनत करते हैं अपनी प्रॉपर वेरी ताकि गुड, हमारे ड्रीम पूरे हो सके। वाओ! चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत या मेबी किसी से हेल्प, बट वो करते हैं। वाओ! अच्छा आद्या आपने इंजीनियरिंग ही क्यों चुना? आप आज की डेट में जो मॉडर्न कल्चर में लोग यूपीएससी को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। आपने कभी मन में आया कि यूपीएससी भी दूँगी इंजीनियरिंग के बाद या पहले से ही सपना था ये? यूपीएससी तो मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ओके, पता नहीं। हाँ, 10th के बाद जब स्ट्रीम चूज़ करनी होती है तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे खुद से कि या तो मैं बायो करूँगी या मैथ्स करूँगी। ओके कॉम मतलब साइंस ही आपका साइंस ही करना था ओके, मेरे को। मैंने कहा कॉमर्स नहीं करना, ह्यूमैनिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, बट मैं जब देखा कि बायो में आपको कैसे बॉडी को झेलना पड़ेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब। ओके, तो इन दैट केस मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी, प्लस मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड इंजीनियर्स का है। वॉव! चाहे पापा हो या बुआ चाचू वगैरह सब इंजीनियर हैं मेरे यहाँ। ओके। तो उस केस में मेरे को काफ़ी गाइडेंस उनसे मिल जाती है। आपकी कुछ फैमिली आपके यूएस में भी रहते हैं, दे आल्सो एक्चुअली दैट इज़ हाँ, हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना? तो उनका भी कुछ असर रहा आप पे? काफ़ी मतलब एक रोल मॉडल बन जाते हैं लोग कि यार ये लोग ऐसे करके यूएस तक पहुँचे, जो वाह! छोटी बात नहीं है। यस, बीइंग मतलब वो सब उस टाइम पे एक गाँव से बिलॉन्ग करते थे एंड वाह! वहाँ से यूएस तक निकलना एक वाह! ड्रीम रहता है। रियली, रियली। तो वो हमेशा से एक रोल मॉडल रहे हैं, इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे लिए कि कैसे कर रहे हैं वो ये चीज़। वाह! वाह! एंड चाहे वो एआई, एमएल या नई-नई ट्रेंड्स हों, तो मेरे को सीखने में काफ़ी ईज़ी रहता है उन लोगों से कि क्योंकि वो उस फील्ड में है, वो खुद डेली ये चीज़ पढ़ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उस चीज़ में मेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। प्लस उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। यस। अच्छा आद्या एक बात और बताइए, आज आपने जो एक सोसाइटी में मैंने एक नया कल्चर देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो 9th से 10th से या 11 से अक्सर हाँ 11 से 11 वो अपने बच्चों को बहुत महँगी-महँगी कोचिंग्स में भेज दे रहे हैं। और मैंने अक्सर हाँ, मैंने देखा है जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं कि कोचिंग में उनको उतना कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा होता है। अपना एक्सपीरियंस कुछ बताइए आप? 9-10 से भेजना वाला मतलब ये बात सच है कि वो ऑल इंडिया रैंक 1-2 उन्हीं की आती है जो 9 से मेहनत कर रहे होते हैं। हुँ, बट ऑल इंडिया रैंक 100 भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 जो 2 साल की मेहनत में लगे होते हैं। लगे होते हैं। बट मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोचिंग के टैग से कुछ मैटर करता है। एट लास्ट बच्चे पे ही डिपेंड करता है, चाहे वो एक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ऐसे पढ़ेगा हुँ, या फिर वो किसी नामचीन कॉलेज में या कोटा में जाके भी करेगा, तो ज़रूरी नहीं सबका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लिए बच्चे की सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटेंट तो सेम है, वो सेम कंटेंट यूट्यूब पे भी फ्रीली अवेलेबल है। हुँ, तो अगर बच्चा चाहे तो वो वहाँ से भी कर सकता है, बस बच्चे की डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस 2 साल या 3 साल के फेज़ में जो जेईई प्रिपरेशन होती है हमारी। तो मतलब ऐसे किसी महँगे कोचिंग में भेजना इतना वर्थ इट नहीं है जब तक आपका बच्चा मेहनत ना करे। ये इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए जो आद्या ने बताया कि आज जो मैंने देखा है सोसाइटी में लोग जो है ना एक अंधी दौड़ में जो शामिल हो चुके हैं कि मैंने बहुत से मिडिल क्लास फैमिली को भी देखा है
कि दे कैन नॉट अफोर्ड द हाई फीस ऑफ सच रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वो अपने बच्चों को 4 लाख 5 लाख रुपया ईयरली खर्च कर रहे हैं और वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेज रहे हैं जहाँ पर बच्चा उनको सीख नहीं पाता है, और बच्चा जो है कोई गारंटी नहीं होती, और पता चलता है जब वो आईआईटी के प्रिपरेशन तक पहुँचता है तब तक उसके ऑलरेडी 10-12 लाख रुपए खर्चे हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर आद्या की बात मुझे रियलिस्टिक लगती है कि चाहे आप प्राइवेट पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो बच्चे का जो डिटर्मिनेशन है, बच्चे का जो एक अपने ड्रीम्स के प्रति जो ईमानदारी है, और जो बच्चे का सेल्फ स्टडी है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में। अच्छा आद्या, अपने ड्रीम्स के बारे में बताइए कुछ। आपका ड्रीम आपका क्या है, कैसे? 11th में तो मेरे को कुछ भी नहीं बता के करना क्या है, तब तो बस सबको वही दिखता ना कि आईआईटी बॉम्बे की सीएस, Wow. बट वो मिलती सिर्फ 60 स्टूडेंट्स को ऑल ओवर Yes. इंडिया, दैट टू। तो धीरे धीरे आगे जब चीज़ें पता चली, तो अब मेरा जो करंट गोल है वो यही है कि पहले एक बीटेक कंप्लीट करते हैं 4 ईयर, ओके एक डिसेंट पैकेज सिक्योर करते हैं, ओके उसके बाद फर्दर स्टडीज करूंगी। अब ये श्योर नहीं है कि मे बी एमटेक लाइन में पीएचडी साइड जाऊंगी ओके या एमबीए साइड जाऊंगी, बट ये पक्का है कि बीटेक के बाद रुकना नहीं है, आगे Wow. कुछ ना कुछ करना ही है। वाह, तो पढ़ाई से हमेशा कंटिन्यू रहना है। हाँ एक्चुअली हाँ, मतलब वही चीज़ थी ना जो मैं बता रही थी कि जो लोग यूएस में वो आज तक पढ़ रहे हैं चीज़ें, Wow. क्योंकि सीएसएस समथिंग जो इवॉल्व हुए जा रही है। Okay. उन्होंने 15 साल पहले जो पढ़ा था वो आज नहीं है सेम सिनेरियो। काफ़ी प्रोसेसर वगैरह तो काफ़ी चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस हो रही है टेक्नोलॉजी के केस में, Exactly. तो पढ़ते रहना पड़ता है। जैसे डॉक्टर को पढ़ते रहना पड़ता है लाइफ टाइम, वैसे इंजीनियर्स को भी पढ़ना होता है, Wow. क्योंकि अगर आपको लाइफ में अपडेट होना है, आपको अच्छा पैकेज अपग्रेड करना है, तो आपको टच रहना पड़ेगा पूरी आज की टेक्नोलॉजी से, नहीं तो आप फिर स्टक हो जाओगे एक ही पॉइंट पे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वाह। अच्छा, आपका ब्रदर भी करीब करीब आप लोग सेम उम्र के हैं। हाँ। एक 2 साल का गैप है आप दोनों में, और दोनों का फील्ड भी इंजीनियरिंग का ही है। तो लगता है कि आने वाला फ्यूचर में कंपटीशन आपस में होगी कि कौन ऊपर होगा, किसको पैकेज ज़्यादा मिलेगा, कौन पेरेंट्स का ज़्यादा प्राउड कर पाएगा? आई डोंट रियली थिंक सो, बट हाँ हेल्दी कंपटीशन तो रहेगा कि मैं बोल, जैसे 10th में भी मेरे मार्क्स और उसके मार्क्स इक्वल थे, यस। तो वो चीज़ थी कि देख ले मैं तेरे से ज़्यादा तो लाई थी, चाहे थोड़े से लाई थी बट लाई थी, तो हेल्दी कंपटीशन रहता है। बट अब उसके केस में ये है कि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का, तो मैं उसे वो चीज़ें समझा पाती हूँ जो शायद उस टाइम पे मेरे खुद समझ नहीं आई थी। नहीं है जी, क्योंकि आपको कोई गाइड करने मेरे वाला को कोई नहीं। गाइड करे, अब मेरे को ऑब्वियसली नया नया ट्रेंड पता है कि पेपर में कैसा आता है कैसे नहीं आता, तो मैं अच्छे से गाइड कर पाती हूँ, तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। पर ऐसे कंपटीशन नहीं रहता कि तू ज़्यादा पैकेज लाइए मैं लाऊंगी, बट एट लास्ट दोनों का गोल इक्वल है कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है और उनके लिए करना है जो करना है। अच्छा आद्या, एक और बात बताइए, आपने पिलानी आप क्वालिफाई कर चुके हो, और मोस्ट प्रोबेबली दैट मीन्स आपका एडमिशन भी होगा, लेकिन पिलानी की फ़ी अगर मैं बात करूं तो करीब 30-32 लाख फ़ी है उसका। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपको लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ आगे बढ़ करके कुछ सपोर्ट करना चाहिए? आई एक्चुअली थिंक सो, मतलब एक चीज़ तो है कि वो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, बट उसमें भी इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट पीरियड देख के काफ़ी फैमिली बैक ऑफ कर देती है, क्योंकि इंटरेस्ट लगते लगते अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस केस में आई गेस गवर्नमेंट को एक्चुअली कुछ करना चाहिए। इवन तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बट हर साल अगर ऐसी 10-15% फी इंक्रीज होती रहेगी तो आगे 3-4 साल बाद तो बहुत हाई हो जाएगा, मतलब कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है केवल हायर क्लास के लिए ही रह जाएगा फिर। हायर क्लास प्लस जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके होंगे उस एग्जाम को, सिर्फ उन्हीं के लिए रह जाएगा, उन्हीं के लिए रह जाएगा। बाकी के लिए तो वो ड्रीम ही रह जाएगा एक बिट्स पिलानी में जाना। जैसे आज भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यूएस जाके पढ़ना एक ड्रीम है, क्योंकि वहाँ का एक्सपेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली बिट्स का एक्सपेंस भी बहुत हो जाता है। बहुत हो जाता है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही कारण है कि मैं देखता हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं, अगर आईआईटी उनका नहीं हुआ तो दैट मीन्स वो कोई नॉर्मल से कॉलेज से कर लेते हैं, और इससे होता क्या है कि उनको पैकेज 2, 3, 4 का मिलता है, और उनका जो स्ट्रगल पीरियड है वो 10 साल एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर यही आईआईटी होती या कोई बिट्स पिलानी जैसे अगर इंस्टीट्यूट्स होंगे तो उनको वो 10 साल का जो स्ट्रगल पीरियड वो उनको जंप दे देता है, वो उनका स्ट्रगल ना आईआईटी जाने के लिए जो पहले का 3-4 साल का स्ट्रगल है वो एक स्ट्रगल है,
यस, उस 4 साल में अपनी भी एक रेपुटेशन मेंटेन करना आईआईटी के अंदर, अपने ग्रेड्स मेंटेन करना, वो अगेन एक स्ट्रगल, बट वो एक स्टार्ट अच्छा दे देते हैं आफ्टर 4 साल बाद। ये नहीं होगा कि आप आईआईटी से निकल के शायद 2-3 लाख की जॉब ले रहोगे, वो नहीं होता। या तो आपकी बैक पे बैक लगे जा रही है वहाँ पे तो कुछ हो, बट इतना कम नहीं रहता। एग्जैक्टली, सेम बिट्स पिलानी का केस भी है, बट उस केस में फिर लोन रीपे करो, बहुत चीजें आ जाती बहुत हैं। सारी चीजें आ जाती हैं। एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट को जरूर यहाँ पे सोचना चाहिए कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनकी लगातार जो आउटस्टैंडिंग रहे हैं जिनका, उनके लिए गवर्नमेंट को जरूर चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाए। हो सकता है कि मैं इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया जाए उन्हें, कि जी 5 ईयर्स के लिए बहुत आपको great है वो। इंटरेस्ट फ्री आपको लोन दे दिया जाए, तो वो भी मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम वो करेगा, काफी, मतलब अगर इंटरेस्ट ना हो तो फिर बच्चा शायद लोन लेके पूरा चला जाए। चला जाए। मेन चीज तो बच्चों को खटकती है वो सिर्फ इंटरेस्ट वाली बात है कि Interest इंटरेस्ट लगते लगते वो 30 की फीस 45-50 जा रही है, तो मैं 50 का बीटेक करूँ सीरियसली? बीटेक, एग्जैक्टली, क्योंकि बीटेक के बाद तो कोई नहीं रुक रहा, उसके बाद कोई नहीं सब एमबीए वगैरह करेंगे। अरे 50 की अगर मैंने बीटेक ही कर ली तो आगे जाके मैं कैसे करूंगी? कैसे करूँगा, तो सब बच्चों का रहता है भाई। सब बच्चों का रहता है। अच्छा आद्या, एक और बात बताइए, आप इंदिरापुरम में आप रहते हो, और बहुत सारे बच्चे आज कोटा हब बन चुका है। आपको आप जब होगे तो आपने भी सुना होगा कि कोटा बच्चे जा रहे हैं। आपको लगता है कि प्लेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के सिलेक्शन प्रोसेस में? नहीं, बट बात ये कि अगर कोटा इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो रहा है? नहीं। ओके, काफी बच्चे प्राइवेट ऐसे कॉलेज ट्यूशंस में आ रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो रहा है? नहीं। अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि सब बच्चे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप कोटा जा रहे हो, आप घर से पहली बार बाहर निकल रहे हो, एंड 11th-12th वो वाली एज होती है जब आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो चीज़ों से। तो आप कोटा जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फैमिली ने जितना भी लगाया वो वेस्ट जाएगा, आपकी 2 साल की एनर्जी पूरी वेस्ट जाती है, यस, एंड आप कुछ नहीं सीखते एट लास्ट। मतलब क्यों कोटा में इतने सुसाइड केसेस एंड ये सब बात है, क्योंकि बच्चे पे वो मेंटल प्रेशर बहुत पड़ जाता है कि एक फैमिली से दूर रहना। एक तो फैमिली से दूर हो, इसके में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 2 साल के पीरियड में। अगर फैमिली ही उस टाइम पे आपको सपोर्ट ना करे तो शायद बच्चा नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। इसके में फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो घर बैठ के आपको वो एनवायरनमेंट मे बी आप घर पे नहीं कर पाते, लाइब्रेरीज हैं, काफी चीज हैं, बट उसके लिए स्पेशली कोटा जाना मेरे को नहीं लगता इतना कोई वर्थ नहीं सेंस है। बनाता है। एग्जैक्टली। अच्छा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर यूपीएससी तैयारी करना है तो मुखर्जी नगर जाओ, और अगर अगर इंजीनियरिंग करना है तो कोटा जाओ। लेकिन जो आपने बात बोली, रियली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि प्लेस डजंट मैटर, एक्चुअली और जो आपने शुरुआत में जो बात बोली, इंस्टीट्यूशन डजंट मैटर। मेन मैटर करता है कि बच्चा कितना ऑनेस्ट है अपनी तैयारी को लेकर के, कितना डिटरमाइंड है, और कितना ज़्यादा वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, कितना डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं भी बिल्कुल वाकिफ हूँ। अच्छा एक और बात बताइए, हम लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली का कल्चर आप देख ही रहे हो, तो दिल्ली के कल्चर में स्कूल से ही बच्चे आजकल मैं देखता हूँ वो स्कूल्स में 11th में 12th में कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये मतलब कि ये क्या, ये जो बच्चे जो कमिटमेंट कर लेते हैं, ये बचपना होता है उनका, या ये सोसाइटी का एक असर है, क्या है? मतलब 2 टाइप के ही बच्चे हैं, या तो अगर वो कमिटेड है तो शायद वो मैच्योर डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि मैंने भी काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हैं, काफ़ी बच्चों के जो क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, उन्होंने ये चीज़ पूछी जाती है उनसे भी, तो उन्होंने भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शायद कमिटेड होंगे उस टाइम पे, बट स्टिल दे मैनेज टू क्रैक, क्योंकि उनके अंदर वो मेच्योरिटी होती है कि कौन सी चीज़ कब किस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, जो आप चीज़ कह रहे हो सोसाइटी वाला, वो एक रहता है कि 11th-12th वही सेम एज जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, 18-19 प्लस जो हम डेली कल्चर में रहते हैं उसमें चीज़ काफ़ी इवॉल्विंग है कि अच्छा 11th में अब तो पक्का कोई होगी। यस, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट कमिटमेंट मेच्योरिटी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड रहते हैं। अगर आप मेच्योर हो और आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो तो आपको पता है कि क्या चीज़ कब इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप इमेच्योरली बस दे के फिर पागल ही हो गए हो तो फिर आप शायद करियर पे कभी फोकस नहीं कर पाओगे, तो आप अपने करियर को भी डुबा दोगे एक्चुअली। करियर भी डुबाओगे, एंड जो 2-3 साल के ये फेज होंगे वो शायद उतने हैप्पी नहीं रहेंगे, आपको लगेगा बट नहीं रहेगा, फ्रूटफुल नहीं रहता वो चीज़। फेथफुल नहीं रहता। ओके, अच्छा आद्या और बताइए
कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स जो हैं आपके, क्या उन लोगों का जब आपका रिजल्ट आया तो पहला तो थोड़ा-सा आईआईटी का रिजल्ट आया होगा, सबको मायूसी हुई होगी क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन जब बिट्स पिलानी का रिजल्ट आ गया, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का मतलब खुशी हुई होगी कि बिट्स सेट जैसा इतना अच्छा दैट मीन्स कॉलेज मिल गया। एवरीवन वाज हैप्पी, चाहे फैमिली हो या रिलेटिव्स हो, सब बहुत खुश थे कि चलो एक अच्छा ऑप्शन अभी भी है। मे बी आईआईटी नहीं हुआ बट एटलीस्ट बिट्स हो है, सब इक्वली गुड है क्योंकि सब उसी कल्चर में बिलोंग करते हैं, सबको पता है कि किस कॉलेज की कितनी रेपुटेशन है इस टाइम पे। वाओ! तो दे वर हैप्पी काफ़ी कि चलो बिट्स हो रहा है। इनफैक्ट मेरे नेबर्स जो हैं वो भी पूछते हैं क्या चल रहा है आजकल कॉलेज का। मैंने कहा बिट्स हो रहा है शायद, तो उनका भी सबसे पहले ये निकलता है वो बिट्स अच्छा कॉलेज है तो वाओ! काफ़ी। हुँ, हुँ। तो सबके मुँह से वो चीज़ सुन के अच्छा लगता है। अच्छा, आप एक रोल मॉडल बन चुकी हो, आस-पास के लोग जो हैं अपने बच्चों के बारे में आपसे पूछने के लिए आते हैं, तो आपको अपने दिन याद आते हैं कि यार 11th-12th में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और आज मैं कैसा लगता है जब लोग आपसे पूछते हैं जब कुछ? मैंने ड्रॉप लिया था तब भी उस टाइम पे ऐसा कोई था नहीं मेरी फैमिली में जिसने शायद ड्रॉप ले रखा था या इस सब के लिए। हुँ, हुँ। बट अब जब मैं ड्रॉप लेके निकली तो 12th के जो इस साल वाले बच्चे हैं वो मेरे से आके पूछते हैं कि दीदी ड्रॉप लेना ठीक है? तो वाओ! मेरे को भी लगता है कि जो चीज़ें उस टाइम पे मेरे को मेरे कज़िन्स वगैरह ने समझाई थी कि कैसे होता है, वही सेम चीज़ें मैं उन्हें समझाती हूँ कि अगर आप कर सकते हो, आप डिटर्मिन्ड रह सकते हो 1 साल, तो लेना, नहीं तो मत लेना। किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो और फिर आगे की लाइफ भी पढ़िए, तब स्ट्रगल करके आप आगे बढ़ जाओ। चाहे वाओ! काफ़ी ऑप्शन है, तो आप अब्रॉड चले जाओ बाद में पढ़ने के लिए। बट ये नहीं है कि अगर आप आईआईटी या बिट्स किसी टॉप कॉलेज में जा रहे हैं तो लाइफ ओवर है, क्योंकि उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन है, एक लेवल बाद तो सब सेम लेवल पर ही सबसे आ लेवल जाते हैं, ही आ बस सबका जाता है। स्ट्रगल पीरियड अलग है। स्ट्रगल पीरियड अलग होता है। ओके। अच्छा आद्या, एक बात और मुझे बताइए कि कभी आपको नहीं लगा कि डीयू के कॉलेज में मैं पढ़ूँ, है ना? शाहरुख खान के जैसा मॉडलिंग हो, चाहे ये हो, कभी मन में आया नहीं कि चलो मैं भी ह्यूमैनिटी लेती हूँ या कॉमर्स लेती हूँ, डीयू के कॉलेज में पढ़ती हूँ, कभी मेरा ऐसा लगा? हमेशा से बीटेक ओरिएंटेड थी मैं, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से ओरिएंटेड थी। तो कभी कॉमर्स लेना या ड्यू तो सोच ही नहीं सकती थी क्योंकि ड्यू में बीटेक नहीं होता। जी। तो ड्यू तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, बट ये मॉडलिंग वॉडलिंग मतलब देख के एक बार फैसिनेटिंग लगता है, हुँ, हुँ। बट बीटेक ओरिएंटेड थी हमेशा से, तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को इन चीज़ों उतना से। ज़्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस आप नहीं नहीं हुई होता है। मैं नहीं तो इन्फ्लुएंस। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है ना, ओ डीयू सपना होता है, डीयू में पढ़ना, डीयू में पढ़ना। आपको कभी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं मेरे हुआ? केस में तो हमेशा से बीटेक था, तो बीटेक ड्यू में था। बीटेक ही नहीं है तो मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। वाह! प्लस मैं ड्यू के बारे में भी काफ़ी चीज़ें सुनती हूँ, हाँ, तो मैंने कहा ओ कॉमर्स वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी है ये चीज़ हाँ, कि इन्हें हाँ, ये सब मिल रहा है। ड्यू की फीस कितनी लेस है, तो उससे हाँ, बहुत फ़ायदा मिलता है उन बच्चों को भी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो 11th-12th में हैं, आद्या उनके बारे में आप क्या बोलोगे? आप क्या उनको सजेस्ट करोगे ताकि वो अपनी तैयारी को ठीक कर सकें और दैट मीन्स वो सक्सेसफुल हो पाएँ? एग्ज़ैक्टली। जैसे मेरा भाई अभी 11th में है, मैं उसे भी यही सेम चीज़ गाइड करती हूँ कि हुँ। हर दिन इम्पोर्टेंट है। वाओ! हो सकता है कभी-कभी आप फ़ील ना करो पढ़ने का, ऐसा होता है कि मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है, ब्रेक लो, अच्छे से ब्रेक लो। हुँ, ये मत करो कि बस बुक खोल के सामने बैठ गए हो कि दिखाने के लिए कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ना वो आपके दिमाग में घुसेगा, बस लोगों की होप्स ही बढ़ती रहेगी कि ये तो पढ़ता रहता है तब भी नहीं हुआ। वाओ! अच्छे से अपना टाइम टेबल फ़ॉलो करो एक, हमेशा पढ़ो, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है इस 2 साल के पीरियड में। रेगुलर रिविज़न, मॉक टेस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्रॉप ईयर से पहले वाले पीरियड में मैंने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, तो मेरे को उसका इफ़ेक्ट दिखा था, नहीं हुआ था मेरा सिलेक्शन। ओके। बट इस साल जब मैंने मॉक वगैरह दिए, उसमें कोचिंग एक्चुअली रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है कि मॉक वगैरह वो आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप नहीं हो किसी अच्छे कोचिंग में भी, तो तो आप उस केस में ऑनलाइन मॉक ऑनलाइन ले ले लो, सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ैक्ट काफ़ी ऑप्शंस हुँ, अवेलेबल हैं। हुँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह खरीद लो किसी चीज़ की भी। हुँ। तो मेन चीज़ पूरे 2 साल में आपकी कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन है। आप अपने गोल से मत डाइवर्ट हो कभी भी। वाओ! ये चीज़ मैंने भी करी थी और सारे टीचर्स भी यही बोलते हैं कि अपने स्टडी टेबल के सामने ना अपना गोल लिख के बैठ जाओ। वाओ! तो जब भी आपको डिमोटिवेटेड फील हो आप उसको देखो, आपको लगे कि नहीं यार मेरे को करना है। तो ये चीज़ मैंने भी करी थी, मैंने भी सामने एक बोर्ड लगा रखा था आईआईटी वाला। वाओ! तो सब करते हैं ये चीज़। तो ये
अच्छा लगता है, बट इस केस में ये है कि डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो उसको पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के नहीं कर सकते। उसको 2 साल आपने पढ़ी हुई अगर, तो इसलिए तभी तो बोलते हैं लोग कि इनऑर्गेनिक में रट्टा बहुत है। होता है एग्जैक्टली। बट वो रटने वाली चीज़ नहीं है। मेरे को कभी इनऑर्गेनिक से दिक्कत नहीं रही, मेरी हमेशा से फेवरेट सी थी वो थोड़ी। तो उस केस में वही है कि डेली पढ़ो रात को सोने से पहले। मैं अपने भाई को भी बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट 15-20 मिनट अपने वो नोट्स रिवाइज कर ले जल्दी से कि वाह। क्या लिखा है इस ब्लॉक पे ब्लॉक में। तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहता वो है। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बच्चों को कुछ जो बुक्स जो होती हैं उसको भी लेकर के कंफ्यूजन होती है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी बच्चों को पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी मैथ्स के लिए तो मैंने खुद नहीं की थी, बट केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं बता नहीं सकती कितना, बट बहुत। मेरे को अभी भी याद है, मेरे मेंस में क्वेश्चन था कि ह्यूमन बॉडी नीड्स डैश टाइम्स एयर और मोर वाटर देन एनिमल्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें ऑप्शन था 10, 100, 1000, जो बेसिक एक ऐसी ईवीएस वाली लाइन थी जो बच्चे ने कभी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। बट वो क्वेश्चन आ गया। वो +4 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट थे वो उस टाइम पे पता चला। उसमें पता चला। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बहुत कम चैप्टर है जो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। मैथ्स में तो बेस लेवल एनसीईआरटी, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो कि जेईई में आ जाए, वो नहीं होता। नहीं होगा। बट बिट्स जैसे एग्जाम है जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर्स आते हैं, उस केस में एनसीईआरटी रोल प्ले कर जाती है। बट आपको बेस के लिए एनसीईआरटी बेस तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी करो, क्योंकि आप नई 11th में आए हो, तो आप एकदम से एरोडॉप वगैरह लेके नहीं बैठ पाओगे। बट एकदम घुसते आप एनसीईआरटी खत्म करो, फिर अपनी कोचिंग की मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं, उनमें लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन होते हैं। वो नहीं तो नेट पे भी बहुत क्वेश्चन डेटा अवेलेबल होता है। बुक्स भी उसी वे में डिजाइन होती हैं कि पहले बच्चा लेवल 1 करेगा फिर लेवल 2 पर आएगा। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री के इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी बच्चों को देखा है कि इनऑर्गेनिकली जेडीली के पीछे भागते हैं कि जेडीली करेंगे, ओपी टंडन करेंगे, सब करेंगे, बट उनकी एनसीईआरटी स्ट्रांग नहीं होती, तो उसमें बहुत दिक्कत फिर होती है। कंफ्यूजन होती है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बेस प्ले करता है केमिस्ट्री के केस में। अच्छा, अपना थोड़ा सा हॉबी बताइए आद्या। हॉबी क्या है? कैसे अपना, जैसे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते होंगे, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आती होगी, कभी निगेटिव थॉट्स आते होंगे, तो होपलेस हो जाते होंगे, तो अपने आप को रिफ्रेश कैसे करते थे आप? तो मेरे केस में मतलब ऐसी कोई हॉबी नहीं थी कि मैं कुछ करने लग जाऊँ अलग से एक्टिविटी। मैं यूजुअली अपने दोस्तों से बात करती थी उस टाइम पे कि ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो भी सेम फेज में थे, तो वो समझा पाते थे चीज़ अच्छे से। तो मैं यूजुअली अपने कजन्स और दोस्तों से ही बातें करती थी। हॉबी नहीं है मेरी, बट मैं अपने आप को ऐसे रिलैक्स फील करती थी दोस्तों वगैरह से बात करके, या किसी ऐसे से जो समझा सके कि अब करना क्या है आगे। तो मैं ये करती थी। यानी कि जो आपको समझ सके, आपकी सिचुएशन को समझ सके, उससे बात करते थे। ओके, वेरी गुड। थैंक यू आद्या, थैंक यू। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, आपने शेयर किया अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को, अपने स्ट्रगल को, और अपने सपनों के बारे में बताया। और मैं चाहूँगा कि आपके इस इंटरव्यू से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा हो, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सक्सेसफुल होइए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, एंड मैं भी प्राउड से कह सकूं कि आद्या इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। थैंक यू आद्या, थैंक यू सर, थैंक यू।